सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। मतलब बेसिकली अपन ने पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब आता है नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे ये चैप्टर का, जो कि है थियरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। जो कि है थियरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स की जो भी बॉन्डिंग होती है लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच, तो वो कौन सी थियरी पर डिपेंड करती है। ठीक है, थियरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे तुमको बेसिकली दो थियरी दी थी तुम्हारे सिलेबस में। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब सिलेबस डिसाइड हुआ था, एक था वैलेंस बॉन्ड थियरी, एक था वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। और इसी को ही शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, वीबीटीपी बोलते हैं। वी स्टैंड फॉर वैलेंस, बी स्टैंड फॉर बॉन्ड, टी स्टैंड फॉर थियरी, वीबीटी थियरी भी बोलते हैं। ओके। और जो दूसरा था सीएफटी थियरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी। तो ये वाला थियरी सिलेबस में से फिलहाल रिड्यूस कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। ओके, तो वो तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा। अपने को बस एक ही पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। अभी जो वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्चुअली है क्या, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्चुअली बेस करती है ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। It is based on concept of hybridization. Okay, it is based on concept of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पे ये चीज बेस्ड है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पे बेस है, मतलब इसकी ज्योमेट्रीज ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि अगर ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो इसका ज्योमेट्री ये रहेगा, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो इसका ज्योमेट्री ये रहेगा। ठीक है, चलो पहले तुम्हें शेप्स लिखा देता हूँ, मतलब ये ज्योमेट्री लिखा देता हूँ कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी। ठीक है, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो उसका जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। वो होता है टेट्राहेड्रल, फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा आता है DsP2 या तो sp2d, दोनों ही केसेस में एक सेकंड, DsP2 या sp2d दोनों ही केसेस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर, या तो तुम लोग जो ज्योमेट्री बोलते हो वो होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, पहले लिख लो, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कैसा रहेगा। फिर अगर DsP3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है या तो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। वो बन जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक सेकेंड, हाँ, वो बन जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर इसका आंसर आता है D2sp3 या तो sp3d2 या तो sp3d2, तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल। ये होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अभी ये जो हाइब्रिडाइजेशन है और इसके जो रिस्पेक्टिव शेप्स है, मतलब इसकी जो रिस्पेक्टिव ज्योमेट्री है, ये तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, कि sp3 रहेगा तो टेट्राहेड्रल, DsP2 या तो sp2d रहा तो स्क्वायर प्लेनर, DsP3 रहा या तो sp3d रहा तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और D2sp3 रहा या तो sp3d2 रहा तो ऑक्टाहेड्रल। ये ज्योमेट्रीज को याद कैसे रखना है, ये तुम्हारा शेप्स निकल के आता है कौन से चैप्टर से, NOC चैप्टर से। मतलब ये नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड बोल सकते हो, जो ओल्ड सिलेबस में इसका नाम था, या तो न्यू सिलेबस में इसका नाम हो गया है 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग बोलो या नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, ये चैप्टर से तुम्हारी ये चीज़ें निकल के आती है, हाइब्रिडाइजेशन एंड उसके शेप्स, तो वहाँ पे वो चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मैं डिटेल नहीं ले सकता उसका कि उसका शेप एग्जैक्टली कैसे निकल के आया, वो सब अपन वहाँ पे पढ़ते हैं NOC में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, वीबीटी थियरी बेस्ड करती है ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो तुमको हाइब्रिडाइजेशन का वो पूरा पार्ट याद रहना चाहिए, तो ये पार्ट तुम्हें समझने के लिए बहुत सिंपल जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलना है, वो कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है। अब कॉम्प्लेक्स याद रखने से पहले तुम्हें कुछ लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि अपन ने जो अभी तक लिगेंड्स पढ़े हैं, वो लिगेंड्स एक्चुअली दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक होता है वीक फील्ड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। अभी ये वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या, ध्यान से समझना। अभी जब मैं एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तब इसका यूज़ आएगा कि वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ काम आएगा। अभी सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स लिख लो जो तुम्हें पता होने चाहिए, वो हेल्प करेंगे तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। वीक फील्ड के एग्जाम्पल्स है तुम्हारे पास फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, मतलब सारे के सारे हेलोजेंस। फिर ऑक्सालेटो C2O4 2-, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड के। H2O हो गया वीक फील्ड। ओके,
और जहाँ तक बात है स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहेगा तुम्हारा Cn- जबकि साइनाइड, उसके बाद CO कार्बोनिल, उसके बाद En, उसके बाद अमोनिया। मतलब ही तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि कार्बन और नाइट्रोजन जहाँ पे तुम्हारा डोनर एटम बन रहा है, जैसे साइनाइड में कार्बन डोनर एटम बनता है, CO में भी कार्बन बनता है, इथिलीन डायमाइन में नाइट्रोजन बनता है, अमोनिया में नाइट्रोजन बनता है। मतलब जहाँ पे डोनर एटम तुम्हारा कार्बन और नाइट्रोजन है वो कौन से में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहे हैं। और डोनर एटम तुम्हारा कार्बन नाइट्रोजन को छोड़ के कोई और रहेगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो वो सारे कौन से में आ रहे हैं, वीक फील्ड में आ रहे हैं। ऐसा तुम लोग एक याद रखने के लिए ऐसा छोटा सा ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, हमेशा ये लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, याद रखना, वो हमेशा बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब तुम लोग बोलोगे सर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बताऊंगा, एक एक करके एग्जांपल लूंगा तो सब समझेगा। पहले से फिलहाल कुछ इसके बेसिक्स है वो तुम लिख के लो, मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ। एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ये हमेशा बनाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी ये हाई स्पिन एंड लो स्पिन क्या है, अभी एग्जैक्टली थोड़ा सा होल्ड रखो, थोड़ा टाइम में समझ में आ जाएगा क्या हाई स्पिन होता है और क्या लो स्पिन होता है, ठीक है। इतना लिख लिया, इसके एग्जांपल्स लिख लिया, ये होता है हाई स्पिन, ये होता है लो स्पिन। अब इसे क्यों हाई स्पिन बोलते हैं, क्यों लो स्पिन बोलते हैं, अब एग्जैक्टली एग्जांपल लूंगा तो तुम्हें ये सारी चीज़ें अपने धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। चलो अब लेते हैं अपन, अभी तुम लोग के सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप के ज्योमेट्री तुमको पढ़ना है, एक है स्क्वायर प्लेनर और एक है ऑक्टाहेड्रल। तो पहले तुम्हें दिया है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, ठीक है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तुमको एग्जाम्पल दिया है, सबसे पहला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तुम्हें एग्जाम्पल दिया है CONH3 6 टाइम्स 3+। अभी सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए चेक करना, सबसे पहली चीज़ क्या होती है। अभी मैं तुम्हें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताते नहीं बैठा हूँ कि वो कौन से पोस्टुलेट पे बेस है, वो मैं कैसे बताऊंगा, मैं सेपरेटली पोस्टुलेट नहीं बताने वाला। जब मैं एग्जांपल लूँगा इसका, जैसे अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यही एग्जांपल में मैं सारे पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अलग से मैं पोस्टुलेट पे वीडियो नहीं बनाने वाला, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, और वो देखने भी कंटाला आता है, याद भी नहीं रहता, समझ में भी नहीं आता विदाउट एग्जाम्पल वो चीज़। चलो अब एग्जाम्पल के साथ ही समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहला देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आज सिखाया मैंने, NH3 मतलब ये तो न्यूट्रल लिगैंड है 0, तो ये बन जाएगा x, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x + 6 × 0 = +3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x = +3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, +3 आया, ठीक है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख देने का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितना आया, +3, ओके। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा आएगा। अब एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हो तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना है, तुम्हें सिर्फ कौन सा लिखना है, वैलेंस शेल का लिखना है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब सिर्फ तुम्हें आउटर कन्फिग्रेशन लिखना है, तुम्हें पूरा का पूरा नहीं लिखना है, तुम्हें सिर्फ आउटर कन्फिग्रेशन लिखना है। किसका, CO3+ का। तो CO3+ का आंसर क्या आएगा, CD बोल रहा हूँ 3D6, यहाँ पे रहेगा 4S0 और यहाँ पे रहेगा 4P0। ये मैंने कहाँ से लेके आया, तुम लोग का कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, मतलब उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3D7 4S2। अब इसमें से तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो पहले 2 यहाँ से निकालोगे, उसके बाद तुम्हें और कितना चाहिए, 1 चाहिए, टोटल 3 निकालने, 2 निकाल लिया तो, और अब इसमें से तो तीसरा नहीं निकाल सकते, 2 ही है, तो तीसरा कहाँ से निकालोगे, डी में से, 7 था तो 7 में से भी 1 निकाल दिया, तो क्या बचा, 3D6 बचा। अब समझा इसका आंसर 3D6 और 4S0 कैसे आया और 4P0 कैसे आया, क्योंकि 4P तो ऑलरेडी 0 था, 4P में तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं था, ठीक है, वो तो पहले भी 0 था, लेकिन ये S में जो 2 थे वो कहाँ चले गए, अपने को टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, माइनस करने थे, तो इधर से 2 गया, इधर से 1 गया, तो 7 का 6 बना, 2 का 0 बना, क्लियर, ओके। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसके ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अभी देखो 3D6, पहले अगर मैं d ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूँ तो ध्यान से देखना, d में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं तुम्हें, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बन गए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद में उसको पैर अप कर देंगे 6, ओके।
उसके बाद में 4s तुम्हारा एम्प्टी है और 4p भी पूरा तुम्हारा एम्प्टी है। ओके, नो इश्यू। अभी यहाँ पे जो लिगेंड आ रहा है वो कौन सा लिगेंड है चेक करना, वो लिगेंड है तुम्हारा अमोनिया। एक बार चेक करना जरा कौन सा लिगेंड है, अमोनिया लिगेंड है, ठीक है। CONH3 6 टाइम्स अपन एग्जाम्पल है, तो लिगेंड इज अमोनिया। अगर अमोनिया लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल लिखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड का, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाते हैं, ये जो यहाँ पे तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसे अपन क्या बोलेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अनपेड का मतलब क्या, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड। और जैसे यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो इट इज अ पैर, ये पैर्ड है और बाकी के 4 अनपेड है। ओके, तो अभी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको ही जबरदस्ती का पैरिंग करवाता है, इनको क्या करवाता है, जबरदस्ती का पैरिंग करवाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से वो पैरिंग करवाता है। दूसरी चीज, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये अपन ने पढ़ा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में कि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तुम्हारे पास अमोनिया कितना टाइम्स दिया है, अमोनिया दिया है 6 टाइम्स, तो 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6 2 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बराबर। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा, मतलब जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं वहां डोनेट करेगा। अब ये पूरे के पूरे तो एम्प्टी है नहीं, लेकिन जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा अमोनिया, तो ये इसको पैरिंग करवा के इसको एम्प्टी करवाएगा, ठीक है। तो एक लिगेंड कितना लेके आ रहा है, 2, तो 6 लिगेंड कितना लेके आएगा, 12। तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल में होता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो तुम लोग को चाहिए 12 इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए तुम्हें कितने ऑर्बिटल खाली करने पड़ेंगे, 6 ऑर्बिटल्स खाली रखने पड़ेंगे, कितने, 6। ओके, ये कैलकुलेशन वापस एक बार समझ लो, एक बार चाहिए तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार समझ लो कि ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। 6 वैकेंट ऑर्बिटल क्यों चाहिए मेरे को, वो इसके लिए चाहिए क्योंकि मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लिगेंड के थ्रू। तो अब मैं इसको अगर पैरिंग करवाता हूँ, और करवाना ही पड़ेगा क्योंकि अमोनिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा और ये वाला जाएगा इधर, ऐसा। तो एक ऐसा पैरिंग करेगा, चेक कर लेना। पैरिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5, तो ये तो वैसे का वैसे ही है। ये ऐसा था, ये जब इसके साथ पैरिंग करेगा तो ऐसा बन जाएगा, ये ऑलरेडी ऐसा था, ये जब पैरिंग करेगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अभी चेक करो, इसको वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए थे टोटल 6, क्या इसके पास अभी 6 अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6, हाँ अभी इसके पास 6 के 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कौन टेक पार्ट करेगा, यहाँ पे आ गया अभी लिगेंड्स के तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने लिगेंड लिए थे तुमने, 6 लिगेंड, तो 6 अमोनिया के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये तुम्हारे आगे इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के, ठीक है। दिस इज, एक सेकंड मैं इसको अलग मार्कर यूज करता हूँ, एक सेकंड। ओके, तो ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे आ गए लिगेंड के थ्रू, ये बन गए 1 2 3 4 5 6। ओके, तो चेक करो टोटल कितना ऑर्बिटल्स ने टेक पार्ट किया, 2 डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है, 2 डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल, और पी के कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल। तो चेक करो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, इसका हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3, और D2sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब जो मैं तुम्हें बोल रहा था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, उसका मतलब क्या था, सुनो। अब ये कौन सा वाला लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसने क्या करवाया, इसने पैरिंग करवा लिया इलेक्ट्रॉन का पैरिंग करवाया। तो यहाँ पे चेक करो कोई भी तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। अब इलेक्ट्रॉन का जो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ स्पिन बोलते हैं, पॉजिटिव स्पिन, क्योंकि ऊपर के साइड है। और अपन नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं तो इसे अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्पिन। तो अभी हाई स्पिन का मतलब क्या, हाई स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए। हाई स्पिन का मतलब क्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और लो स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम। तो यहाँ पे चेक करो, अमोनिया था तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से उसने क्या किया, यहाँ पे जंप करवा दिया, यहाँ पे जंप करवा दिया। इसकी वजह से जो तुम्हारा पहले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने वाले के जो चांसेस थे, मतलब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं है, सारे के सारे पैर हो गए। तो सारे के सारे पैर हो गए तो इसे ही अपन बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसे ही बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके क्लियर, इसे ही अपन बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये चीज़
एकदम समझ लेना, इसे बोलते हैं अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एकदम क्लियर है, और ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी ही चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन तुम्हें अनपेयर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पैड है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पैड है तो अगर इसका मैग्नेटिक नेचर कोई तुमसे पूछे, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आएगा, इसका मैग्नेटिक नेचर आएगा डायामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आएगा, इसका मैग्नेटिक नेचर आएगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पैर है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर होता तो उसका नेचर आ जाता पैरामैग्नेटिक, उसका नेचर क्या आ जाता पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पैर है, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पैर है, तो इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो कैसा होगा, वो मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर? तो सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए। अब इसमें वीबीटी का पोस्टुलेट क्या बोलता है, वीबीटी का पोस्टुलेट एक्चुअली इसमें मेन चीज़ यही बोलता है कि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है, जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ डोनेट करेगा, वो सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा और उससे बनाएगा बॉन्डिंग, उससे बनाएगा बॉन्डिंग। बस इतना ही चीज़ बताता है वीबीटी का पोस्टुलेट, ये मेन पोस्टुलेट है उसका। ओके, और उसके बाद में ये पूरा चीज़ तुम्हें एग्जाम में लिखना है। अगर आया तो CONH3 का अगर उसने तुम्हें बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने बोला तो ये सारी चीज़ तुम्हें लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद वैलेंस शेल, उसके बाद ये डायग्राम, उसके बाद ये डायग्राम, उसके बाद में नीचे D2sp3। फिर बोलना है इट इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे के सारे पैर्ड है, इसलिए इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में ये बन जाएगा डायमैग्नेटिक। क्यों डायमैग्नेटिक बोलेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे पैर्ड है। और लास्ट में आएगा ये स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री ड्रॉ कर लो। तो ज्योमेट्री ड्रॉ करना तो बहुत ही सिंपल काम है। तो देखो ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ की जाएगी, ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है, बीच में होता है कोबाल्ट मतलब सेंटर मेटल एटम, 4 पोजीशन पे होते हैं स्क्वायर में तुम्हारे 4 लिगेंड, एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे, और 6 लिगेंड्स कौन से तुम्हारे पास, अमोनिया, 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 NH3, यहाँ पे भी रहेगा NH3 एंड यहाँ पे भी रहेगा NH3। ओके, दिस विल बी लाइक दिस। तो क्या होगा, ये बनाएगा एक बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बनेगा दूसरा कोऑर्डिनेट, ये बनेगा तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये रहेगा 4th कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये रहेगा 5th कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड ये रहेगा 6th कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे, ये होता है ऐसा, इसको ड्रॉ किया जाता है ऐसा, ठीक है। और इसके बाहर क्या था, इसके ऊपर चार्ज था 3+ और इस, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर क्लियर, ये हुआ तुम्हारी ज्योमेट्री। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट इज लेविस एसिड एंड व्हाट इज लेविस बेस, कौन सा एलिमेंट इसमें से लेविस एसिड है और कौन सा एलिमेंट इसमें से लेविस बेस है, तो ये चीज़ भी यहीं पे तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। लेविस एसिड कौन होते हैं, लेविस एसिड वो एलिमेंट होते हैं, तो वो कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेविस एसिड का काम किसने किया, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ये एरो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, अपने तरफ ले रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम। तो हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, वो रहेगा हमेशा लेविस एसिड। और कोई तुम्हें पूछे लेविस बेस कौन होगा फिर, तो लेविस बेस वो होगा, LB मतलब लेविस बेस, लेविस बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो डोनेट कौन करता है, लिगेंड डोनेट करता है, तो यहाँ पे लिगेंड कौन है, अमोनिया। तो अमोनिया हो जाएगा लेविस बेस और जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है वो हो जाएगा लेविस एसिड। ये चीज़ याद रखना, एक एक दो तुम्हारे क्वेश्चन में आने के चांसेस है। तुम्हें एक या दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और बोलेगा नेम द लेविस एसिड एंड लेविस बेस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो लेविस एसिड कौन होगा, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम होगा, और लेविस बेस कौन होगा, हमेशा लिगेंड, जो भी लिगेंड हो, सेम टाइप के लिगेंड हो, अलग अलग लिगेंड हो, लेकिन लिगेंड हमेशा लेविस बेस का काम करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम हमेशा लेविस एसिड का काम करता है। ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, एकदम सिंपल है। इतना समझ में आ गया। तो आज अपन ने देखा सिर्फ एक CONH3 6 × 3+ का एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जाम्पल्स लेंगे तो तुम्हें ये चीज़ और क्लियर होकर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर अगर एक बार में नहीं समझा तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक और बार वीडियो को वापस से पीछे से जाके देखना चालू करो। एक बार में ये चीज़ें नहीं समझती है, 2-3 बार देखोगे तब अच्छे से जाके समझ में आती है, और फिर उसको जाके प्रैक्टिस भी करना है। एक बार 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, मिनिमम 2 बार प्रैक्टिस करोगे, एक भी नहीं, मिनिमम 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठने लगेगी, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है, ओके। तो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू।